हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी इसमें। जिस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ा, उसी तरह से हम लोग पॉलिटी को भी पढ़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, अर्थात पीटीक्यू सीरीज को पढ़ेंगे पॉलिटी थ्रू क्वेश्चन के माध्यम से। इस सीरीज में हम किसी भी टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू बन रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे होंगे, यूपीएससी लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, हम सारे क्वेश्चन को शामिल करेंगे। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम चाहे पीसीएस का हो, चाहे अन्य छोटा एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी के एग्ज़ाम की बात की जाए तो यूपीटीपीएससी एग्ज़ाम होता है। तो लगभग सभी प्रकार से क्वेश्चन होंगे, यूपीएससी से लेकर के स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे क्वेश्चन लगभग इसमें से शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में है तो वहाँ से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को शामिल करेंगे, और उस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को शामिल करेंगे। यानी आपके पास एक कंप्लीट पैकेज होगा। अगर उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये मोटा मोटा है कि आपका पीसीएस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। यूपीएससी लेवल तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो आप पढ़ें वही सेम क्वेश्चन मिल जाए आपको, लेकिन बेस आपका मजबूत हो जाएगा। ये करने के बाद बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो यूपीएससी का पेपर भी आपका बेहतर बन सकता है। पहला टॉपिक है पॉलिटी का हमारा, भारत में संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ये तब की बात की जा रही है जब अंग्रेज जो है भारत में शासन करना शुरू किए, है ना। तो भारत का संवैधानिक विकास हम मेनली दो स्तर पर पढ़ेंगे। पहला तो तब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में शासन कर रही थी 1773 से 1853 के बीच में। इसके बाद एक क्रांति होती है 1857 की क्रांति। जब 1857 की क्रांति होती है, काफ़ी विरोध होता है अंग्रेज़ों का भारत में, तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो थोड़ा दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि लोगों के बीच में नाराज़गी बहुत है कंपनी के प्रति, तो ऐसा ऐसा ना कहा जाएगा उनसे कि अ, खुद कंपनी अब शासन नहीं करेगी बल्कि क्राउन खुद आकर के आपके लिए शासन करने जा रहा है ना? तो लोगों की नाराज़गी ख़त्म की जा सके। तो इसके बाद क्या है, क्राउन आकर के शासन करने के लिए नए अधिनियम, नए कानून बनाए, तो वहाँ से फिर आगे कानून हम पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, है ना? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसी तरह ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत शासन में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का, 1919 का, 1935 का और 1940 का अधिनियम। इसी तरह 1942, 1946 और 1947 के अधिनियम, ये सब हम पढ़ेंगे। इन अधिनियमों से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो पढ़ेंगे। इसमें एक और बीच में छूट गया है एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए छोटा सा जो है एक्ट आया था, सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट 1781, है ना। तो इसको भी हमने, इसमें नहीं शामिल था तो उसको लिख दिया है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली है। तो एक काम करना आप कि कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा लेना, लक्ष्मीकांत या और भी कोई आपके पास जो ऑथेंटिक ठीक ठाक बुक हो, उसमें क्या करना है कि भारत के संवैधानिक विकास को एक बार पढ़ लेना, केवल पढ़ लेना, 30-40 मिनट लगेगा। अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व होंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसको डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, है ना। आगे के चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको केवल हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बात की गई कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और भी कब की गई थी स्थापना। को क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तब आपका आंसर बदल जाएगा, 1774 हो जाएगा। अगर अधिनियम पूछेगा तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर पूछेगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तब आपका आंसर हो जाएगा 1774। कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं इसमें। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भाई सर्वोच्च न्यायालय में एक सीजे भी होगा, चीफ जस्टिस भी होगा। तो उसमें सीजे जो बनाए गए थे तो उनका नाम था एलिजा एम्पे,
एलिजा इम्पे, इनके साथ 3 और जज थे। जो ज्यूरी थी उसमें 3 और लोग थे। एक थे चेम्बर्ज, दूसरे थे लिमेस्टर, तीसरे थे हाइड। ये 3 जज थे, इनके साथ और ये मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और इनके साथ 3 और जो है न्यायाधीश थे। तो कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिली। पहला तो कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो उसका आंसर होगा रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत। क्वेश्चन आएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो अब आपका आंसर होगा 1774। इसी तरह से जज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन था, या 3 जज जो थे इनमें से क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन शामिल नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन चुनना है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। हमने बताया कि इसके जो न्यायाधीश थे, प्रमुख न्यायाधीश, वो लिमेस्टर नहीं थे, वो क्या थे, एलिजा एम्पे थे। है ना, तो इसका अगर एलिजा एम्पे होता लिमेस्टर की जगह पर तो ये सही हो जाता, है ना। तो इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाए, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, मिलान करना है सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। ए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ, कलकत्ता में की गई थी, किस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये देखो पहला नंबर ऑप्शन जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित होगा, नियामक अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए वाला देखते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, है ना। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये दी गई थी 1813 अधिनियम के तहत, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1833 का अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो यार अगर मिलान किया जाएगा तो 2, 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन सही होगा। तो 2, 1, 3, 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया कि अब जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश जो है वह हम लोग कंपनी जो है वह चीन और चाय को अतिरिक्त छोड़ करके बाकी सभी व्यापार में एकाधिकार उसका समाप्त हो जाएगा। यानी कोई भी अंग्रेज जा करके भारत में व्यापार कर सकता है ना। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ने में कौन से इसमें ऑप्शन सहायक हैं। पहला देखते हैं कि 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें बात की गई थी इस कमेटी में कि इस 1 लाख रुपए को ग्रांट कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर कैसे किया जाएगा, है ना। तो ग्रांटिंग कमेटी थी, तो ये भी शिक्षा से संबंधित थी। पहला ऑप्शन भी शिक्षा से संबंधित है, हाँ, जिसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ने में सहायता की, है ना। दूसरा भी उससे संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद मतलब कि शिक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए, प्राचीन पद्धति वाली शिक्षा होनी चाहिए या आधुनिक अंग्रेज पद्धति वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो इसमें 2 गुट थे। एक तो कहते थे भाई प्राच्यविद शिक्षा होनी चाहिए, यही प्राचीन प्रक्रिया से जो चल रही भारत में। एक कहते कि नहीं, आधुनिक प्रक्रिया जो आंग्लविद से होनी चाहिए, यानी अंग्रेजी पद्धति वाली। तो
और प्राच्यविद के जो नेता थे, जो प्राच्यविद के नेता थे एच.टी. प्रिंसिप, और आंग्ल विवाद के जो नेता थे वो थे ट्रेवलियन। ये प्राच्यविद शिक्षा के समर्थक थे और ये आंग्ल विद शिक्षा के समर्थक थे, और इन दोनों के विवाद में फिर जीत हुई आंग्ल विद की कि भैया शिक्षा की जो पद्धति होगी वो मेनली अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति होगी। कुछ कुछ भी चीज़ें इसमें की शामिल होंगी प्राच्यविद की, लेकिन मुख्यतः क्या होगी, अंग्रेजी पद्धति की होगी। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा और तीनों सही, क्योंकि तीनों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ने में सहायता की। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं इनको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं अन्य क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में शामिल होकर के आपको मिल सकती हैं। 6 नंबर देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक आधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही। 1813 के चार्टर में बात की गई थी कि चाय और चीन को छोड़कर बाकी एकाधिकार को समाप्त किया जाता है कंपनी के, है ना। दूसरा क्या है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल सुदृढ़ किया। अगर एकाधिकार कंपनी के समाप्त किए जाएंगे, उनमें कमी की जाएगी, तो ब्रिटिश संप्रभुता क्या होगी, क्राउन की संप्रभुता बढ़ेगी, है ना। तीसरा देखते हैं कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो सही। 7 नंबर देखते हैं कि इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। दरअसल क्या हुआ था कि 1833 के अधिनियम में एक धारा जोड़ी गई थी, धारा 87। धारा 87 इसमें क्या किया गया था कि बताया गया था कि धर्म, जनजाति या वंश आदि के आधार पर कंपनी के अधीन पद एवं सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। कंपनी के अधीन किसी पद एवं सेवा के लिए जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेन जो है धारा जोड़ी गई थी, और इसी धारा ने क्या किया, एक बेस प्रदान किया, जिससे क्या हुआ कि 1833 के अधिनियम के अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 7 नंबर हो गए, है ना। 8 नंबर पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो 1892 का जो अधिनियम था उसके तहत 2 अधिकार मिले थे। पहला क्या था कि बहस करने का अधिकार बजट पर, बजट पर बहस करने का अधिकार। दूसरा अधिकार मिला था इनको कि कार्यपालिका से आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार। ये 2 अधिकार 1892 के परिषद के अधिनियम के अंतर्गत मिले थे, है ना। तो दोनों को याद रखिएगा, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था और साथ ही कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। एक और याद रखना, ये अधिकार मिला नहीं था, है ना। कौन सा अधिकार नहीं मिला था, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार नहीं मिला था। ये अधिकार मिला था
पहला भी मिला था, दूसरा भी मिला था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला था, है ना। तो क्वेश्चन में कभी कभी घुमा के पूछ सकता है कि तीनों ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मिला था, कौन सा नहीं मिला था। बजट पर बहस करने का अधिकार, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 2 अधिकार मिले थे, बजट पर बहस करने का अधिकार और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार। मतदान का अधिकार नहीं मिला था। किस अधिनियम की बात की जा रही है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात की जा रही है। 9 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इसमें बात की गई कि हम जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का आधार देते हैं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देते हैं। और इसी अधिकार ने कहीं न कहीं अंग्रेज जो थे वो एक बीज डालने की कोशिश कर रहे थे कि आपस में फूट करो और राज करो वाली नीति के तहत, कि हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है मुसलमानों को दे दें और आपस में फूट डालते हैं और राज करते हैं, ऐसी प्रक्रिया वह चाहते थे। तो 9 नंबर हमारा हो गया। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखो, यहाँ तो मुसलमानों को अधिकार दिया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा कुछ और लोगों को अधिकार भी दे दिए गए, जैसे सिखों को अधिकार, सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, सिख हो गए और ईसाई हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, यूरोपीय हो गए लोग, कुछ यूरोपीय लोग हो गए और एंग्लो इंडियन। इनको भी 1919 के अधिनियम के तहत अधिकार दे दिए गए, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, 1909 में केवल मुसलमानों को दिया गया और 1919 में इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया, सिखों ईसाइयों के लोगों को अधिकार दे दिए गए। 10 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसमें ऑप्शन नहीं है, 1935 अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला ऑप्शन नहीं, गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत नहीं, सही ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1935 वाला ऑप्शन है ही नहीं इसमें, है ना। तो 10 नंबर हो गया हमारा। फिर देखो 11 नंबर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखो, संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत बना, तो आपका आंसर होगा 1935। लेकिन अगर संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ ये पूछा जाएगा तो तब आपका आंसर हो जाएगा 1937, है ना। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, सही आंसर बी नंबर 1937। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो द्वैध शासन था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। जो 1919 का अधिनियम था, 1919 के अधिनियम में राज्य में जो है द्वैध शासन लागू किया गया और 1935 में क्या किया गया कि राज्यों से द्वैध शासन हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया। राज्यों में जो द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। और साथ ही में एक बात और कही गई कि हम प्रांतों को स्वायत्तता देंगे, यानी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। ये किसमें बात की गई? 1935 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया, लेकिन जब 1935 का अधिनियम जारी किया गया तो उसमें क्या किया गया कि राज्यों में द्वैध शासन को हटा दिया गया और उसको लागू कर दिया गया केंद्र में, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और साथ ही एक बात और जोड़ी गई कि हम प्रांतों को स्वायत्तता देंगे, यानी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। तो सारी बातें याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, फिर वही अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1935। 14 नंबर देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। 14 नंबर देखते हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। हमने बताया था कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था प्रांतों में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना ये की गई थी 1909 में। मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी वो 1909 के अधिनियम में की गई थी, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। देखो, जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन क्या होता है, शक्तियों का हस्तांतरण होता है या शक्तियों का विभाजन। जैसे कुछ शक्तियां हैं तो केंद्र अपने पास रख लिया, आरक्षित शक्ति हो गई, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो केंद्र क्या करता है, राज्यों को हस्तांतरित करता है, राज्यों को। यही हमारा द्वैध शासन। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि केंद्र द्वारा प्रांतों की को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो बिल्कुल सही, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, जिसको हम हस्तांतरित शक्ति बोलते हैं, है ना। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 3, सी वाला सही हो जाएगा, 1 और 3 सही, है ना। तो 1919 के अधिनियम में 2 व्यवस्थाएं की गई थी, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और साथ ही केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। हमने बताया था प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 16 नंबर देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाएगी। तो भारतीय विधान पालिका जो थी वो प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा। देखो इसको समझो, 1919 के अधिनियम में कहा गया कि हम केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधान पालिका का गठन करेंगे। 1919 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है विधान पालिका के संबंध में और द्वैध शासन के संबंध में, याद रखना बेटा अच्छे से इसको। एक तो हो गया ऊपरी सदन और एक था निचला सदन। 2 सदन आज भी हमारे ऐसे होते हैं, ऊपरी सदन और निचला सदन। ऊपरी सदन जो है उसको बोला जाता था राज्य परिषद, और जो निचला सदन था उसको बोला जाता था केंद्रीय विधानसभा, है ना। ऊपरी सदन जो था वो 5 वर्ष उसका कार्यकाल था, और जो केंद्रीय विधानसभा जो निचला सदन था उसका कार्यकाल था 3 वर्ष, है ना। तो ये मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय स्तर पर क्या किया गया, केंद्रीय स्तर पर क्या किया गया, द्विसदनी विधान पालिका का गठन किया गया। ऊपरी सदन को हम लोग क्या बोलते थे, राज्य परिषद, और निचले सदन को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा। ऊपरी सदन अर्थात राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, और निचला सदन अर्थात केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इन बातों को याद रखना। 17 नंबर देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लेकर के आया। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लेके आया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा 16 नंबर में 1919 का एक्ट। 18 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। सही हमको ढूंढना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला देखते हैं कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, तो यहाँ लिखा है सभी महिलाओं, जबकि सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी, यानी सार्वभौमिक मताधिकार नहीं बात की गई थी, सार्वभौमिक मताधिकार की बात नहीं की गई थी।
तो फिर क्या किए गए थे, यानी सीमित अधिकार की बात की गई थी। उन्नीस सौ उन्नीस के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सीमित अधिकार के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। अगर ऐसा होता तो आपका सही आंसर होता। सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात सभी महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे, बल्कि सीमित महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। सीमित महिलाएं कैसे, जैसे कुछ विशिष्ट महिलाएं जिनके पास बड़ी संपत्ति है, उनको अधिकार दे दिया गया मतदान का। और या कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षा समूह होंगे हैं, वो मजबूत शिक्षा समूह हो, है ना, जिनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो, है ना, एक वेटेज हो, तो उनको क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। इस तरह से गिने चुने लोगों को अधिकार दिए गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सार्वभौमिक मताधिकार था, है ना, वो तो एक सीमित अधिकार था। तो अगर सीमित अधिकार होता तब ये सही आंसर होता, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। जो 1935 का एक्ट था, 1935 के एक्ट में क्या किया गया था कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो है वो आरक्षित की गई थी। दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, है ना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या, केवल 2 सही है, केवल 2। ये देखो ये वाला, ये क्रम थोड़ा सा उल्टा हो, ए के बाद बी होना चाहिए, तो ए के बाद सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी। लेकिन आपको पता है कि कौन सा सही है, केवल 2 सही है। 19 नंबर देखो, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सही हमको चुनना है। पहला देखो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये बिल्कुल सही बात है कि 1919 के अधिनियम के तहत कहा गया कि भैया आप सिविल सेवा की परीक्षा जो कि पहले लंदन में होती थी, अब कहाँ होगी, भारत में भी आयोजित की जाएगी। और कब आयोजित की गई थी प्रथम बार, तो 1922 में इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, बिल्कुल सही। 1940 के आसपास क्या हुआ था कि जो सिविल सेवा प्रतिशत था भारतवासियों का, वो यूरोप वासियों से अधिक था, है ना। तो पहला और दूसरा हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। 20 नंबर देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। कहने का मतलब कि 1919 में जो हमारी विधान पालिका गठित हुई थी ना, जो हमने पहले पढ़ा भी, द्विसदनीय विधान पालिका, उसके अंतर्गत जो निर्वाचन हुए थे, है ना, जो चुनाव हुए थे, वो कब कब हुए थे। तो उसके अंतर्गत जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1926 और 1945 में निर्वाचन हुए थे। दोनों डेट याद रखिएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा, 1926 वाला भी सही है, 1945 वाला सही, 2 चुनाव हुए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, देखो वही वाला क्वेश्चन 20 वाला रिपीट हो रहा है थोड़ा अलग तरीके से। 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो आयोजित किया था, हमने बताया कि एक तो 1926 में, दूसरा फिर 1945 में। इसमें कह रहा है कि अंतिम निर्वाचन यानी 1945 की बात की जा रही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1945। 22 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति पूछ रहा है, अर्थात हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्राप्त हुई है, वह कहाँ से प्रेरित है, यानी उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो उसकी प्रेरणा मिली है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, है ना। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रवृत्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब कि इसमें गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। जब गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया, यानी हम निरंकुश उसकी सत्ता की बात कर रहे हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के
भारत सरकार के अधिनियम के तहत, जिसके तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की सत्ता को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। 24 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन को सही से पढ़िए। लिखा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस जो है एक्ट के तहत लिया गया है? तो वह एक्ट था 1935, जिस पर आधारित है ना, जो विभाजन जो है 1935 के एक्ट पर आधारित है, शक्तियों का विभाजन, है ना। 25 नंबर देखते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी, वो कौन सी है ना, वो देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। ये बात सही है, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में, है ना। अब थोड़ा सा ये जान लो कि अखिल भारतीय महासंघ था क्या। अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ में मेनली जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरेट प्रांत, जहाँ ब्रिटिश कमिश्नरेट द्वारा शासन करती थी, और तीसरे थे देसी रियासत। 1935 के अधिनियम में इन तीनों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये याद रखना कि ये योजना लागू नहीं हो पाई थी, है ना, अखिल भारतीय महासंघ बन नहीं पाया था, है ना, तो ये भी याद रखना, है ना। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही, अधिनियम में प्रावधान किया गया था, लागू नहीं हो पाया वो अलग बात है ना। दूसरा देखते हैं कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीय विधायकों को नहीं आवंटित किए गए थे, वो गवर्नर जनरल को आवंटित किए गए थे। ये जो बच जाएंगे विषय, उन पर निर्णय कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा। सी वाला देखते हैं ऑप्शन, कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल, हमने बताया कि 1935 में क्या किया गया कि राज्यों से द्वैध शासन हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है? विशेषता थी 1935 के संविधान की, 1935 के अधिनियम की। डी नंबर देखते हैं, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी शामिल था। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं था, है ना, पूछा कि मुख्य विशेषता कौन सी नहीं थी, तो बी वाला जो था ऑप्शन, अवशिष्ट दिया विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है, जबकि आवंटित किसको किए गए थे? गवर्नर जनरल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर देखें, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। हमने बताया कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम, तो सही आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 27 नंबर देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, सीधे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1935 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? फिर से वही आंसर हमारा सी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। 29 नंबर देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघ में जो अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो बच जाएंगी वो किसको दी जाएंगी? गवर्नर जनरल को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? भाई 1935 के अधिनियम में इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान, ये वाला देखते हैं। देश के लिए लिखित संविधान की बात 1935 के अधिनियम में नहीं की गई थी, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अन्य पॉइंट को भी देख लेते हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, है ना, इसकी बात की गई थी, विधानमंडल की बात की गई थी, है ना। ये देख लेते हैं, एक संघ की योजना पर विचार, अखिल भारतीय संघ की योजना पर विचार किया गया था, तो ये भी 1935 में था।
विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेश यानी नॉमिनेट सदस्य होंगे विधानमंडल, ये भी बात की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। 31 नंबर देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जो संविधान है इसका एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी नंबर देखते हैं, इसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसके द्वारा रियासतें समाप्त की, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो 31 का हमारा सही आंसर जो होगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 32 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था वो अलग हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगर पूछा जाएगा कि कब अलग हुआ तो उसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1937 को बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। 33 नंबर देखते हैं कि 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल कहा जाता है। 1765 को युग परिवर्तक काल किसने कहा? तो किसने कहा था? इल्बर्ट ने कहा था कि 1765 ईस्वी जो है वो एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था। इसने क्या कि अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित करने का स्थान दिया इस युद्ध ने, है ना, जिससे अंग्रेजों की सत्ता क्या है आसानी से स्थापित हुई। इसलिए क्या किया गया कि 1765 को जो एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल इल्बर्ट ने कहा। 33 का इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, 2 बार 33, देखो 33 क्वेश्चन 2 बार हो गया, 33 फिर 33, 33 फिर 33। देखते हैं अगला 33, किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पहला जो हमारा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत कहा किया गया कि जो है अब जो अंग्रेज लोग होंगे, है ना, कंपनी के लोग जो होंगे वो भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं लेंगे। क्योंकि क्या हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा था। लोग काफ़ी ज़्यादा धन जो है भारतीयों से ले करके उपहार के रूप में चीज़ें ले करके हम बता देते थे कि हम उपहार के स्वरूप भारत से लेकर के आए और जा कर के वहाँ इंग्लैंड ले जा कर के मौज मस्ती करते थे, तो उस पर रोक लगाई गई। 34 नंबर देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो 1600 ईस्वी का चार्टर। 1600 ईस्वी में जब जो है महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी गठित की, कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस चार्टर के तहत 1600 ईस्वी के चार्टर के तहत उन्होंने अधिकार दिया कि आप पूर्वी देशों में जाकर के जो है व्यापार कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने की इजाज़त मिली, तो आपका आंसर होगा कि 1600 ईस्वी का चार्टर। 35 नंबर देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। 36 नंबर देखते हैं, आग भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ पर आरंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1600 ईस्वी के चार्टर, क्योंकि 1600 ईस्वी चार्टर ही था जहाँ से क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला कि वह पूर्वी देशों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। जब पूर्वी देशों में व्यापार करने का जो अधिकार मिला, वहीं से नियम बनना शुरू हुए, वहीं से चार्टर बनना शुरू हुआ। उसी चार्टर से कंपनी को भारत में व्यापार करने का या पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं की नींव कब से पड़ी? तो 1600 ईस्वी के चार्टर से पड़ी।
37 नंबर देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नोट लिखा है, नोट पढ़ लेते हैं कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई जो वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल बन के आए 1773 में, तो उनके साथ जो 4 सदस्यीय परिषद था उसमें कौन कौन लोग थे। तो पहले थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे क्लेवरिंग, तीसरे थे मॉनसन और चौथे थे बरवेल। ये भी याद रखिएगा। 38 नंबर देखते हैं किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। तो उसका आंसर था 1935। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल को, है ना, गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है। तो प्रेरित है 1773 के रेगुलेटेड। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। वो पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अर्थात जब देश आज़ाद हो गया, जब संविधान बना, तो वो संविधान की शक्ति वो कहाँ से प्रेरित है। तो भारत 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। लेकिन पहले सबसे पहले अधिकार कब दिया गया था कि कोई भी गवर्नर जनरल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दिया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 38 का नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 39 नंबर देखते हैं किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका आंसर अभी हो चुका ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 40 नंबर देखते हैं किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल काउंसिल को मुक्त कर दिया गया कि भैया आप सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आप नहीं आएंगे। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये किया गया था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। देखा गया कि जो 1773 के एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसके तहत क्या होता था कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच में विवाद काफ़ी बढ़ने लगा, क्योंकि कई सारे उसके जो नियम पारित होते थे गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा, वो जाते थे सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। जब कोर्ट में जाते थे तो मामला फंस जाता था। इसलिए जब देखा गया कि ये कमी आ रही है, तो एक एक्ट निकाला गया, छोटा सा एक्ट निकाला गया, उसका नाम रखा गया सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट 1781। उसमें क्या किया गया, इस कमी को दूर किया गया, है ना, कि अब गवर्नर जनरल को जो है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किया जाता है। 41 नंबर देखते हैं सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्राप्त हुई। दोनों की शक्तियाँ प्राप्त हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा। 1786 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कॉर्नवालिस चाहता था कि उसको दोनों प्रकार की शक्तियाँ मिले ताकि वो रणनीतिक आधार पर भी मजबूत हो सके, है ना। पहले क्या करता था, मुख्य सेनापति अलग बनाया जाता था, गवर्नर जनरल अलग होता था, है ना। तो अब बाद में क्या किया गया कि 1786 के अधिनियम में कि कॉर्नवालिस को ये दोनों अधिकार दे दिए गए, एक ही आदमी नियुक्त किया गया। 42 नंबर देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। तो हम जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पूछा है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को पृथक करने की बात की जा रही है। कंपनी के एकाधिकार की बात नहीं की जा रही कि 1813 होगा। जब एकाधिकार की बात की जाएगी, व्यापारिक एकाधिकार की बात, तब 1813 होगा। यहाँ की बात की जा रही कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक करने की बात की जा रही। तो वो किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्वेश्चन आता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया किस अधिनियम के अंतर्गत। तो अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण जो है कब स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे को पहला ये वैधानिक दस्तावेज था।
जैसे कि ताज ने एक्ट के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया, राजनीतिक कार्यों को अपना हस्तक्षेप किया, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार नियंत्रण स्थापित किया 1784 के अधिनियम में, क्योंकि व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों क्या किए, पृथक कर दिए। तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 44 नंबर देखते हैं, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे वाले गवर्नर को भी विस्तृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में कहा गया है कि अब जो गवर्नर जनरल की परिषद है, अब वो उसके निर्णय को भी अस्वीकृत कर सकता है। तो कब कब कहा गया? 1793 के एक्ट में कहा गया। 45 नंबर देखते हैं कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राज्यों से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राज्यों से वेतन देने का प्रावधान, पहले क्या होता था कि इंग्लैंड से वेतन देने का प्रावधान था। इसके बाद कहा गया कि जो भारतीय राज्यों से इकट्ठा होगा उसी भारतीय राज्यों से वेतन देने का प्रावधान किया गया। ये किस अधिनियम के तहत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम के तहत किया गया। 46 नंबर देखते हैं, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो किया गया था 1813 के चार्टर द्वारा, है ना। याद रखना कि 1813 के चार्टर में क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अन्य अंग्रेज भी आकर के व्यापार कर सकते हैं, तो उसके साथ एक और व्यवस्था लागू की गई। वो व्यवस्था थी कि लाइसेंस, अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो आप लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस लेकर के ही भारत में व्यापार कर सकते हैं, बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 47 नंबर देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? 4 से घटाकर 3 कर दी गई। एक क्या था उसमें, प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था। 48 नंबर देखते हैं, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो इसका हमारा आंसर होगा चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, चार्टर एक्ट 1793 के तहत मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि वह स्वतः ही सदस्य नहीं होगा, वो प्रमुख होगा, भाई मुख्य सेनापति होगा, गवर्नर जनरल होगा। ये कब कहा गया था? चार्टर एक्ट 1793 में कहा गया। 49 नंबर देखते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ईस्ट इंडिया एक्ट के व्यापारिक अधिकार को 1833 के राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया। देखो 1813 में क्या किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कि भाई व्यापारिक एकाधिकार अब कंपनी का ही नहीं रहेगा, है ना, जो भी चाहे तो जाकर के वहाँ पर व्यापार कर सकता है ना। लेकिन 1833 के अधिनियम में क्या कहा गया कि व्यापारिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया गया, है ना। तो दोनों बातें हैं, व्यापारिक अधिकार और व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार की बात की जाएगी तो 1813, अगर व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने की बात की जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा 1833 के राजलेख द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 नंबर है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब ये कैसे? देखिए, जो इसके पहले गवर्नर जनरल थे 1833 के पहले, उनको बोला जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। वो बंगाल से शासन करते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 के अधिनियम में कहा गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। वो पूरे भारत से शासन करेगा, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो शासन का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, है ना। और वह इंसान कौन था, वह गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना?
ऐसी स्थिति में, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो 1833 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1833 के अधिनियम में कहा गया कि हम एक विधि सदस्य रखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में। वो कानूनी सलाहकार होगा एक प्रकार से गवर्नर जनरल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1833 के अधिनियम में। 52 नंबर देखते हैं। अंग्रेज को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था और 1813 का अधिनियम, इन दो अधिनियमों में मेनली बात की गई थी कि आपको अगर भारत में आना जाना है, बसना है, व्यापार करना है, तो आपको लाइसेंस लेना होगा। लेकिन 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम में कहा गया कि आपको अब भारत में आने जाने तथा बसने और व्यापार करने की लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना लाइसेंस के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोनों बातें याद रखिएगा कि लाइसेंस लेकर के व्यापार करने, आने जाने तथा बसने की स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत दी गई थी, और भारत में आने जाने तथा बसने तथा व्यापार करने के लिए बिना लाइसेंस की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी? तो बिना लाइसेंस की व्यवस्था 1833 के अधिनियम में, और लाइसेंस की बात की गई थी 1773 और 1813 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकृत करने का प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया? हमने बताया था कि शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास 1833 के अधिनियम में किया गया था, क्योंकि 1833 के अधिनियम में कहा गया था, जिसको हम अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, और वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसलिए शासन का केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, है ना। तो 53 नंबर हो गया हमारा। 54 नंबर देखते हैं कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि दास प्रथा जो है वो ठीक नहीं है, उसको क्या किया जाए, गैर कानूनी घोषित किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन 1843 में नियम 5 बना करके इसे हटाया गया। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम में दास प्रथा को गैर कानूनी करने की बात की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1833 का अधिनियम। अगर पूछा जाएगा कि कब दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1843 का नियम 5 के अंतर्गत, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि एक हम विधि सदस्य रखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में। तो इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? अधिनियम तो 1833 था, लेकिन कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1834 में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1853। 1853 चार्टर के द्वारा क्या किया गया कि 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसे मान लो क्या था कि 12 सदस्यीय विधान परिषद का तो गठन कर दिया गया था, लेकिन अगर इसको कोई विधि बनाना हो, मान लो इसने कोई कानून बनाया, कोई विधि बनाई, तो इसको ये तभी विधि कानून बन पाएगा, ये विधि तभी कानून बन पाएगा जब गवर्नर जनरल इसको अनुमति देगा। गवर्नर जनरल के पास 2 अधिकार थे उस समय, या तो वहाँ करेगा या तो फिर ना करेगा। या तो उसको कहेगा भाई ये कानून बनना चाहिए, उसको मंजूरी दे देगा, कानून बन जाएगा, या तो उसको मना कर देगा था, वीटो कर देगा। यानी पूर्ण वीटो पावर थी उसके पास, या तो सीधे इनकार कर सकता है या तो उसको कानून बना सकता है। तो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना जो है कब की गई थी? तो की गई थी 1853 के चार्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1853 के चार्टर द्वारा। 1853 के चार्टर द्वारा
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसका कहने का मतलब यही है कि भाई प्रांतों से लोगों को इसमें जो है रखा गया था, है ना। तो इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बोल दिया गया उसको 1853 के चार्टर द्वारा या 1853 के अधिनियम में। 58 नंबर देखते हैं कि विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। हमने जो बताया था कि 1833 के अधिनियम में जो विधि सदस्य बनाया गया था, उस 1833 के अधिनियम के विधि सदस्य को कब पूर्ण सदस्य बना दिया है, क्योंकि वो अस्थायी सदस्य था उसमें जब बनाया गया था। लेकिन पूर्ण सदस्य का दर्जा कब दिया गया, तो उसको दिया गया था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 59 नंबर देखते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम के तहत बनाया गया। 1853 के चार्टर में ये कहा गया कि अब कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उसका आधार होगा प्रतियोगी परीक्षा। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 60 नंबर देखते हैं कि भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो भारत में कंपनी शासन का अंत जो किया गया था वो 1858 के अधिनियम में किया गया था। 1858 का अधिनियम आया और कहा गया कि अब कंपनी शासन नहीं करेगा, ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा, है ना। इसमें क्या किया गया कि जो पहले शासन जो है पहले जो शासन डायरेक्टर और नियंत्रक परिषद करता था, अब उसको भंग कर दिया गया, हटा दिया गया। अब उसके स्थान पर लाया गया कि भारत मंत्री या भारत सचिव, कि अब भारत का शासन जो देखेगा उसमें भारत मंत्री या भारत सचिव मुख्य भूमिका में होंगे और इनके साथ 15 सदस्यीय भारत परिषद भी होगी या 15 सदस्यीय भारत परिषद और भारत सचिव के साथ मिल करके काम करेगी। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और नियंत्रक परिषद था दोनों को हटा दिया गया, है ना, उनको भंग कर दिया गया और एक भारत सचिव या भारत मंत्री का पद बना दिया गया और उनके साथ 15 सदस्यीय परिषद बना दी गई। ये कंपनी के शासन को देखेंगी, है ना। इसमें क्या थे कि जो 15 सदस्यीय परिषद है इसमें 8 जो सदस्य थे वो सम्राट द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे, सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, है ना। और 7 सदस्य जो होंगे वो बोर्ड के नहीं, कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड गलत लग गए यहाँ पर, वो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। टोटल 15 सदस्य हमारे हो गए। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 1858 के अधिनियम के पहले कंपनी का शासन बोला जाता था, लेकिन 1858 का जो अधिनियम आया उसमें बोला गया कि अब कंपनी का शासन नहीं होगा, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। और इस ब्रिटिश क्राउन के शासन को जो व्यवस्थाएं बदली गई, जो पहले शासन डायरेक्टर और नियंत्रक परिषद करता था उसको अब हटा करके अब शासन जो शासन व्यवस्था देखेगा वो देखेगा भारत मंत्री या भारत सचिव, उसके साथ 15 सदस्यीय उसकी परिषद भी होगी और इसमें से 15 सदस्यीय परिषद जो थी उसमें से 8 सदस्य जो थे वो सम्राट द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे और 7 सदस्य जो थे वो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त होते थे। तो 60 नंबर हमारा हो गया। 61 नंबर देखते हैं कि भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 61 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम में क्या किया गया कि अब कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ला दिया गया। 62 नंबर देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखिए वही चीज़ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, नियंत्रक परिषद, है ना, नियंत्रक परिषद और डायरेक्टर परिषद जो है दोनों को कब समाप्त कर दिया, किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1858 का अधिनियम। अभी हमने ऊपर देखा कि 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि डायरेक्टर और नियंत्रक परिषद को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर क्या किया गया कि भारत मंत्री या भारत सचिव का पद लाया गया और ये भारत की शासन व्यवस्था को देखेंगे। यानी एक प्रकार से कहें तो ये ब्रिटिश जो क्राउन का था वो प्रतिनिधि था भारत मंत्री या भारत सचिव। तो हमारे 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 1858 के अधिनियम में। 1858 के अधिनियम में क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक भारत सचिव का पद बनाया गया और इसके साथ 15 सदस्य थे, 15 सदस्यीय परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं
किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस 1858 के अधिनियम में 1858 के अधिनियम में और भी काम किया गया कि अब गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया कि अब गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाएगा। 64 नंबर देखते हैं कि भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में जो शिक्षित वर्ग था, है ना, उसने क्या कहा कि जो 1858 का घोषणा पत्र है ना, ये क्या है, हमारा मैग्ना कार्टा है। शिक्षित वर्ग ने कहा कि हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। 65 नंबर देखते हैं कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो भारत में जो प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई थी वो की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी भारतीयों को इसमें क्या बनाएगा, प्रतिनिधि बनाएगा शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 में की गई थी। 66 नंबर देखते हैं हम लोग कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। तो भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। भारतीय परिषद 1861 में क्या किया कि सीमित रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी विधान परिषदों की, है ना, क्योंकि विधान परिषदों की स्थापना 1853 से शुरू हो गई थी, है ना, और इनको क्या की गई, कुछ सीमित स्तर पर क्या किया गया, शक्तियाँ प्रदान की गई कि आप कानून बना सकते हैं, अधिनियम बना सकते हैं। जैसे बम्बई और मद्रास जैसे प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति जो पहले छीन ली गई थी उनको पुनः दे दी गई, है ना। एक प्रकार से कहा जाए शासन का विकेंद्रीकरण। शासन के विकेंद्रीकरण की बात आएगी तो आपका आंसर होगा 1861 का अधिनियम। याद रखिएगा, शासन का विकेंद्रीकरण 1861 का अधिनियम, शासन का केंद्रीकरण तब आपका आंसर होगा 1833 का अधिनियम। याद करिए, हमने बताया था कि 1833 के अधिनियम में क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और शासन का केंद्रीकरण किया गया। और 1861 के अधिनियम में क्या किया गया कि राज्यों को, जो प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई और उनको शक्तियाँ दी गई, कानून बनाने के कुछ अधिकार दिए गए, अर्थात क्या किया गया कि शासन का अब विकेंद्रीकरण किया गया, है ना। तो पहले केंद्रीकरण 1833 के अधिनियम में और 1861 के अधिनियम में क्या किया गया, शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 66 हो गया हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। 67 देखते हैं, 67 नंबर देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके दो आंसर होंगे, एक तो होगा हमारा 1773 का अधिनियम और एक होगा 1861 का अधिनियम। 1773 वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका सही आंसर होगा। अब देख लो इसके पीछे कहानी क्या है। देखो 1773 के अधिनियम में जो कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उसको अपनी परिषद की मंजूरी लेनी होगी। जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, 4 सदस्यीय परिषद थी, उनकी मंजूरी लेनी होती थी, है ना। तो मंजूरी की आवश्यकता थी परिषद की, लेकिन 1861 में ये कहा गया कि अध्यादेश जारी करने के लिए गवर्नर जनरल को मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है ना। है ना, दोनों बातें याद रखिएगा कि अध्यादेश जारी करने की बात दोनों अधिनियम में की गई थी, 1773 के अधिनियम में भी की गई थी और भारत परिषद अधिनियम 1861 में की गई थी। लेकिन 1773 के अधिनियम में कहा गया था कि मंजूरी ले, मतलब कि गवर्नर जनरल की परिषद से मंजूरी लेना आवश्यक था, आप उसकी परिषद की मंजूरी के आधार पर अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन 1861 के अधिनियम में कहा गया है कि आपको परिषद की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और है, नोट है, कुछ नोट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी कभी आ सकता है ना। दूसरा है कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता भी लॉर्ड कैनिंग है। तो विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल व्यवस्था दोनों के जन्मदाता या शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कैनिंग को जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 हो गया। 68 देखते हैं
कि भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के दृष्टिगत हुआ। मैं गलत लिखा गया, के दृष्टिगत हुआ है। तो 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1892 के परिषद अधिनियम में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ दिखता है। ठीक है, 69 देखते हैं कि 1892 में किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार, है ना। तो वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था हमारा 1892 के परिषद अधिनियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर होगा, है ना। इसमें क्या किया गया था कि कहा गया था कि बजट, तो यही हो गया कि बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार ये मिला था, और प्रश्न पूछने का अधिकार। ध्यान से देखना, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार, इन दो अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि क्या नहीं दिया गया था। मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसकी कोई बात नहीं की गई थी। मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को नहीं था। और साथ ही में अगर अनुपूरक या पूरक, अनुपूरक या हम कह सकते हैं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तो ये भी अधिकार नहीं था। यानी दो अधिकारों की बात की गई थी जो भारतीय सदस्य थे वो बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछते थे, कोई प्रश्न पूछ सकते थे, दे जवाब दे या ना दे उनका मतलब वो है ना। लेकिन ये दो मोटा मोटा अधिकार इनको मिले थे, बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन इनको मतदान करने का अधिकार नहीं था कि निर्णायक वोट दे दें, है ना, या कोई भी कानून हो उस पर जो है वो मत कर सके, वो अधिकार इनको नहीं दिया गया था। ना ही ये अनुपूरक या पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, यानी ये दोनों अधिकार नहीं मिले थे। तो याद रखिएगा, है ना। 70 नंबर देखते हैं कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। देखो इसका आंसर कहीं कहीं पर 1861 भी मिलेगा, है ना। लेकिन वो देखो मोटा मोटा क्या था कि प्रतिनिधि शासन, देखो समझ लो थोड़ा सा, अगर प्रतिनिधि शासन लिख करके आएगा तो उसका आंसर होगा 1861, है ना। अगर प्रतिनिधि सरकार लिख करके आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन जब आए। अगर प्रतिनिधि सरकार पूछेगा तब उसका आंसर हो जाएगा 1892। अगर पूछा जाएगा कि प्रतिनिधि शासन की शुरुआत न्यू कब किस अधिनियम के अंतर्गत पड़ी, तब आपका आंसर होगा 1861 का अधिनियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिनिधि सरकार की न्यू कब पड़ी या प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत कब हुई, तब आपका आंसर हो जाएगा 1892 का अधिनियम। प्रतिनिधि शासन 1861 का अधिनियम और प्रतिनिधि सरकार 1892 का अधिनियम। मेजर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा प्रतिनिधि शासन पूछा जाएगा तो 1861 का अधिनियम, अगर प्रतिनिधि सरकार पूछा जाएगा तो आपका होगा 1892 का अधिनियम। चलते हैं अपने 71 नंबर क्वेश्चन पर। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? 71 नंबर हमारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में कहा गया कि हम मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देंगे, पृथक निर्वाचन का अधिकार। और यही वो अधिनियम था जिसके बाद कहा जाने लगा कि अंग्रेज जो है वो फूट डालो राज करो की नीति को पालन कर रहे हैं, राज करो नीति का पालन कर रहे हैं, है ना। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम में ये कहा गया पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया।
71 नंबर हमारा हो गया। 72 नंबर देखते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति, वही 1909 का अधिनियम हमारा है ना। तो 1909 के अधिनियम में क्या किया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, है ना, या तो ये सकते हैं कि पृथक प्रतिनिधित्व का वो बंद किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, 73, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब भारत परिषद में 1909 में जो है किसी भारतीय सदस्य को परिषद में शामिल किया गया था। पहला अवसर था कि वायसराय की जो परिषद होती थी उस परिषद में किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, और भारतीय सदस्य कौन थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था वायसराय की परिषद में। चौथा नंबर देखते हैं कि भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने डिटेल में बताया था कि 1892 के अधिनियम में 2 अधिकार मिले थे। एक तो था बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस ये पहला अधिकार था, और दूसरा अधिकार मिला था प्रश्न पूछने का अधिकार। वहाँ पर हमने ये बताया था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था 1892 के अधिनियम में। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में दे दिया गया। तो इसको याद रखिएगा कि 1909 के अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया भारतीय सदस्यों को। 75 नंबर देखते हैं कि 1909 में भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 ऐसे लोग थे जो 1909 में भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड में भारत परिषद में नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत प्रांतों में शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया गया। 77 नंबर देखते हैं, 77, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य जो थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा। हम 1833 के अधिनियम में क्या किया गया था, एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में, और इस गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे जो नियुक्त हुए थे, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। 78 नंबर देखते हैं, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? वह अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम हमारा कौन सा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1919। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी याद रखिए कि द्विसदनी यानी 2 सदन की व्यवस्था है केंद्र में, वो किस अधिनियम में की गई थी? तो की गई थी 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। 80 नंबर देखते हैं, द्वैध शासन के जन्मदाता। तो द्वैध शासन के जन्मदाता थे लियोनिल कार्टिस, है ना। तो इसको याद रखिएगा 80 नंबर। 81 नंबर देखते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? द्वैध शासन के जन्मदाता थे लियोनिल कार्टिस, और इनकी पुस्तक का नाम था डायरकी। इनकी पुस्तक थी डायरकी। 2 क्वेश्चन आपको मिले, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस और उनकी पुस्तक का नाम डायरकी। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? तो आंसर होगा लियोनिल कार्टिस ने। 82 नंबर देखते हैं कि भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? कि जो भारत सचिव है उस पर लोड ज़्यादा है, उस लोड को कम करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक हाई कमिश्नर
नियुक्त किया गया उसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए। 82 हो गया हमारा। 83 देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया है ना, तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वायत्तशासी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और डिटेल में देखेंगे, है ना। 84 नंबर देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी वो उतनी सफल नहीं हो पाई, तो सफल नहीं हो पाई तो उसकी असफलता की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। तो ये भी याद रखिएगा। 85 नंबर देखते हैं कि केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया था। केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत। 86 नंबर देखते हैं कि भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो वो भारतीय सचिव, जो भारत सचिव था इसका पद बना था 1858 के अधिनियम में, है ना। तो 1858 के अधिनियम में क्या बना था? भारत सचिव का पद बना था, है ना। तो उसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। उसके पहले भी वेतन जो थे वो भी भारतीय राजस्व दिए जा रहे थे, है ना। तो वो कब बंद कर दिया गया? भारत सचिव का वेतन जो है भारतीय राजस्व दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया। 87 नंबर देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मताधिकार देने की बात की गई थी, और जब मताधिकार देने की बात की गई थी तो महिलाओं को भी मताधिकार इसमें दिए गए थे, लेकिन सीमित मात्रा में दिए गए थे मताधिकार। आगे हम डिटेल में क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो 87 नंबर हमारा हो गया। 88 नंबर देखते हैं, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? है ना। देखो 1909 के अधिनियम में हमने पढ़ा था तो उसमें मुसलमानों को प्रत्येक निर्वाचन दिया गया था, लेकिन 1919 के अधिनियम में इसको और बढ़ा दिया गया। इसमें क्या क्या बढ़ा दिया? सिखों को भी दिया गया, ईसाइयों को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया। ये जो मुसलमानों को दिया जा रहा था अधिकार, इसको बढ़ा करके इन लोगों को भी दिया गया, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया। तो 88 में इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919। 89 देखते हैं कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना नहीं थी? तो 1935 का अधिनियम था, उसमें प्रस्तावना नहीं थी, लेकिन इसमें प्रस्तावना जोड़ी गई थी, और जो जोड़ी गई थी वो प्रस्तावना थी 1919 के अधिनियम की, यानी इसकी स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, 89 हो गया, है ना। 90 नंबर देखते हैं कि भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में थे? तो भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, है ना। अखिल भारतीय संघ या संघीय सरकार अगर आए तो उसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। 91 नंबर देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? अगर राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था पूछे तो उसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। अगर केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो उसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। 92 नंबर देखते हैं
कि प्रांतों में स्वायत्त शासन, हमने अभी बताया था ऊपर, स्वायत्त शासन क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर स्वायत्त शासन यानी कुछ अधिकार दिए गए प्रांतों को, और उन अधिकारों के तहत उनको शासन करना था, यानी उनको स्वायत्तता दी गई एक प्रकार से, है ना, कि आप कुछ कानून बना सकते हैं, कुछ चीज़ों को लागू कर सकते हैं, है ना। तो द्वैत शासन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, है ना। तो ये कब किया गया, प्रांतों को स्वायत्त शासन कब दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दिया गया। तो 92 नंबर हो गया हमारा। 93 नंबर देखते हैं कि फेडरल अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। कंफ्यूज मत होना, ये संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय बना है 1935 के अधिनियम। इसके पहले आपने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय बना था 1773 के अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में, है ना। तो दोनों बातें याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, संघीय न्यायालय क्या है और सर्वोच्च न्यायालय क्या है। संघीय न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी, तो संघीय न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता भी प्राप्त थी, अपीली अधिकारिता भी प्राप्त थी, परामर्शदार्थी भी अधिकारिता प्राप्त थी, यानी अर्थात इनमें से सभी अधिकारिता संघीय न्यायालय को प्राप्त थी। 95 नंबर देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया। तो 1935 के अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में क्या किया गया था, द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रांत। अगर कोई पूछे कि भाई 6 प्रांत कौन कौन थे, तो आप कह सकते हो कि 6 प्रांत में था बिहार के साथ साथ बंगाल था, और असम था, संयुक्त प्रांत था, बम्बई था और मद्रास था। ये इतने टोटल हमारे 6 प्रांत थे। बिहार 1, बंगाल 2, असम 3, संयुक्त प्रांत 4, बम्बई 5 और मद्रास 6। टोटल 6 प्रांत थे जो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल लागू किया गया। 96 नंबर देखते हैं, 96 हमारा, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम में किया गया। देखिए 1858 के अधिनियम के द्वारा एक पद बनाया गया था भारत सचिव का, और इसका सहयोग करने के लिए इसकी एक परिषद बनाई गई थी जिसको हम लोग बोलते थे भारत परिषद। ये 15 सदस्य होती थी। इसको कब भंग कर दिया गया, यानी कब इसका अंत कर दिया गया, तो इसका अंत किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। 97 देखते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो है 1935 का अधिनियम जो है वो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। 98 देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको शामिल किया गया था। फिर 1909 में जो है मुसलमानों को शामिल किया गया। 1919 के अधिनियम में क्या किया गया, आंग्ल भारतीयों को भी जोड़ दिया गया, इसमें ईसाइयों को भी जोड़ दिया गया, यूरोपीय और सिखों को भी जोड़ दिया गया, यानी इसमें से सभी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 99 देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो 1935 का अधिनियम है वो गुलामी का अधिकार पत्र है। 100 नंबर देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा, पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा यह किसने कहा था, तो ये जिन्ना ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर देखते हैं कि किस आयोग को श्वेत आयोग की संज्ञा दी जाती है जिसकी सिफारिश से 1935 के अधिनियम में शामिल की गई थी। तो साइमन कमीशन को क्या किया जाता है, श्वेत आयोग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें सारे गोरे शामिल थे, है ना, सारे ब्रिटिश शामिल थे, कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसी कारण से इसको श्वेत आयोग की
संज्ञा दी जाती है। अच्छा, ये भी देखना चाहो कि 7 सदस्यीय आयोग जो था उसमें सदस्य कौन थे, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सदस्य थे। 102 नंबर देखते हैं कि 1774 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में स्थापित किए गए सर्वोच्च न्यायालय में एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश सहित कौन से अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। यानी जो हमारा 1773 के अधिनियम में कहा गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, तो उसके तहत जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी, उनके साथ और कौन सहयोगी न्यायाधीश थे, तो वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा चेम्बर्स भी थे, लेमेस्टर भी थे, हाइड भी थे। यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी शामिल थे। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ भी चुके हैं 102 नंबर को। 103 नंबर देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संबंध में कौन सा कथन सही है। 103 नंबर हम देखते हैं। तो पहला है कि ए ऑप्शन का है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल सही कथन है कि एडमंड बर्क जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक प्रवर समिति गठित की गई थी और उस समिति के सुझाव के आधार पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। तो ये कथन सही है। बी नंबर देखते हैं कि संशोधनात्मक अधिनियम की भी संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही, इसको संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि क्या किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था, इसलिए इसको संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। तो यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। 104 नंबर देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया था। तो ये कथन सही है, ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। बिल्कुल सही, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक, तो ये भी कथन सही है कि गवर्नर जनरल अगर कोई भी नियम बनाता है तो उसको उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही। 105 नंबर देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए विधेयक पारित करने के प्रयासों में इंग्लैंड में कौन सी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को। इन्होंने क्या किया कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उनकी कमियों को दूर करने के लिए कुछ कानून पारित करवाना चाह रहे थे, लेकिन कानून पारित नहीं हो पाए और उसके कारण क्या होना पड़ा, इनको त्यागपत्र देना पड़ गया था लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को। और ये पहला और आखिरी मौका था, यानी केवल इतिहास में केवल एक बार हुआ है कि किसी भारतीय मुद्दे पर इंग्लैंड में सरकार गिर गई हो। 106 नंबर देखते हैं कि 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को प्राप्त किया, है ना। कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति दोनों की शक्तियां किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम प्राप्त हुई, तो प्राप्त हुई थी कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के तहत। तो 106 नंबर हो गया हमारा। 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर कहता है कि 1813 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए नंबर देखते हैं कि इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई या अनुज्ञा दी गई। तो बिल्कुल सही कथन है कि इस चार्टर द्वारा क्या किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सौंपकर ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। तो ये भी कथन क्या है, सही है। आप ऊपर जो है पहले इसको पढ़ भी चुके हैं एक बार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही। 108 नंबर देखते हैं
कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो ये सही, बिल्कुल सही कथन है। 1600 ईस्वी में क्या किया गया कि महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया और इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उससे कहा कि आप पूर्वी देशों में जाइए और व्यापार करिए, और ये अधिकार दिया गया था 15 वर्षों के लिए। तो का नंबर सही हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं कि कंपनी की स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी इतनी थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी ये भी सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का और खा दोनों सही। 109 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। ऑप्शन का नंबर देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। तो 1773 में मुक्त नहीं किया गया था, 1781 में मुक्त किया गया था, यानी का नंबर गलत हो जाएगा। जबकि सेटलमेंट एक्ट 1781 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकारिता प्रदान की गई, अधिकारिता प्रदान नहीं की, अधिकारिता छीन ली गई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ना तो का सही और ना तो खा सही। ठीक है। ऑप्शन नंबर 110 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर का है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर किया। बिल्कुल सही बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए अधिनियम लाया गया था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो का नंबर हमारा सही हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं कि इस एक्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा का और खा दोनों सही। ऑप्शन नंबर 1। 111 नंबर देखते हैं कि किस एक्ट के तहत भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 का अधिनियम, एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी, वो अवैध कार्य जो कर रहे थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। 112 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर है कि रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम 1783 में डंडास अधिनियम और फिर फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया, किंतु दोनों विधेयक पारित नहीं हो पाए। तो बिल्कुल सही कथन है कि दोनों विधेयक क्या होते? पारित नहीं हो पाए थे। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि सरकार गिर गई थी, तो यही दोनों वो विधेयक थे जिनके आधार पर सरकार गिर गई थी। तो का नंबर हमारा सही हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं कि यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय विषय पर कोई अंग्रेजी सरकार गिर गई हो। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का और खा दोनों सही। 113 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्ट 1784 अधिनियम के तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध या संधि करने की स्थिति में डायरेक्टर की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 114 नंबर देखते हैं कि कौन सा कथन सही कथन चुनना है हमको। का नंबर देखते हैं कि 1786 की अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो बिल्कुल कथन सही है। खा नंबर देखते हैं कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की। वही है बेटा 1786 का अधिनियम। इसमें कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई थी, और ये भी कहा गया था कि आप अपने परिषद के निर्णय को निरस्त भी कर सकते हैं। तो दोनों कथन हमारे क्या है? सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का और खा दोनों सही। 115 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम के तहत कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राज्यों से वेतन दिया जाने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया गया कि नियंत्रक कंपनी के जो नियंत्रक मंडल थे उनके सदस्यों का वेतन जो है भारतीय राज्यों से देने जाने लगा, है ना। 1793 के अधिनियम के। देखो बेटे याद रखना,
आगे क्वेश्चन पढ़ोगे कि भारत सचिव के परिषद जो भारत सचिव की जो परिषद थी उसके सदस्यों को वेतन कब देना जाना बंद कर दिया गया। और यहाँ पर आप पढ़ो कि नियंत्रण मंडल, कंपनी की नियंत्रक मंडल की बात हो रही है, तो उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन कब दिया जाने लगा, तो उसका आंसर होगा 1793, है ना। आगे जो क्वेश्चन है कि भारत परिषद के सचिव जो भारत सचिव के जो उनकी परिषद थी उसके सदस्यों को वेतन दिया जाना कब बंद कर दिया गया, तो उसको हम आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझेंगे। 116 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर है कि 1833 एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाकर शासन का केंद्रीकरण किया गया, तो बिल्कुल सही कथन है, आप ऊपर पढ़ भी चुके हैं इसको, है ना। खा नंबर देखें कि इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किए गए। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसको पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार मिल गया है, यानी ए और बी दोनों सही, यानी का खा दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का और खा दोनों सही। 117 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर है कि 1853 के अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई तथा विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, तो बिल्कुल सही कथन है। 1853 में क्या किया गया कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाए और एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई जो क्या करेगी, विधायी कार्यों को करेगी, बाकी प्रशासनिक कार्य कौन करेगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। 6 नंबर देखते हैं कि 1853 के एक्ट के तहत कि प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसके सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व इसमें लागू किया गया, क्योंकि जो 12 सदस्यीय विधान परिषद थी इसमें क्या किया गया, प्रांतों से कुछ सदस्यों को चुना गया, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि का और खा दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा, का और खा सही। 118 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था, बिल्कुल सही बात है ना। कि क्या किया गया कि जब 1858 का अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा, है ना, तो बात एक ही है, गवर्नर जनरल या वायसराय, तो का नंबर हमारा सही हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं कि जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब उसको बोलते थे गवर्नर जनरल, है ना। नॉर्मली ऐसे बोला जाता था कि जो ब्रिटिश प्रांतों को शासन देख रहा है तो उसको बोल देंगे गवर्नर जनरल। जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, तब उसको वायसराय कहा जाता था, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक, का और खा दोनों सही। 119 नंबर देखते हैं कि सही कथन का चयन करना है। का नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, तो इसको समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। और उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए थे, तो ये भी कथन सही है, तो का नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे अच्छा और कुछ लिखा है, भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, तो क्या है, ये भी सही है ना। खा नंबर देखते हैं कि भारत सचिव की सहायता के लिए 20 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है, 20 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि 15 सदस्य थे, यानी खा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। का तो सही हो गया, खा गलत हो गया। गा नंबर देखते हैं कि भारत सचिव अपने परिषद के सदस्यों को अपने पद से हटा नहीं सकता था, उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था, तो ये कथन क्या है हमारा, सही है, गा नंबर, तो का और गा सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो सचिव था वो अपने सदस्यों को नहीं हटा सकता था, उसको अपने सदस्यों को हटाने का अधिकार था, वो ब्रिटिश संसद को प्राप्त था, है ना। तो का और गा नंबर हमारा सही हो जाएगा। खा नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि 20 सदस्यीय परिषद नहीं थी, 15 सदस्यीय परिषद थी, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, का और गा सही। 120 नंबर देखते हैं, सही कथन का इसमें भी चयन करना है। का नंबर देखते हैं कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, है ना, घोषित किया गया,
तो ये क्या है, बिल्कुल सही कथन है। ये अधिनियम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेनली इसी के लिए लाया गया था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जा सके। तो इसको वो इसीलिए बोला जाता है कि शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो ये कथन सही है। खा नंबर देखो 1873, ये भी अधिनियम वैसा ही है, एक दो चीज़ों के लिए लाया गया है ना। 1873 के अधिनियम के तहत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ये कथन सही है, जिसके तहत 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है ना। तो ये कथन दोनों सही है, का और खा दोनों सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, का और खा सही। 121 नंबर देखते हैं कि 1861 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि का नंबर, पहली बार विधि निर्माण के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त की गई। ये कथन सही है। गैर सरकारी सदस्य का मतलब है कि भारतीय सदस्य, ठीक है। और देखते हैं आगे, खा नंबर, बम्बई और मद्रास प्रांत को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हुई। ये भी सही है ना। अगला देखते हैं गा नंबर, अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई अतः इस अधिनियम ने केंद्रीकरण की स्थापना के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति शुरुआत की है ना। तो ये भी कथन क्या हमारा सही है। देखो, जब क्या किया जाएगा कि विधान परिषद कई राज्यों में स्थापित या कई प्रांतों में स्थापित किए जाएंगे, तो कहने का मतलब कि शासन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है ना। तो इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें की गई थी 1861 के अधिनियम में। 1861 के अधिनियम में क्या किया गया कि विधि निर्माण के लिए प्रथम बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया और मुंबई मद्रास जैसे जो प्रांत थे उनकी जो शक्ति छीन ली गई थी विधि निर्माण की, वो पुनः प्राप्त हो गई, उनको पुनः दे दी गई। किस अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के अधिनियम में के अंतर्गत। और पहली बार क्या किया गया कि प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई और कई सारे प्रांतों में। तो इससे क्या हुआ कि शासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। तो का, खा और गा तीनों हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, का, खा और गा सही। 122 नंबर देखते हैं कि 1892 के अधिनियम के संबंध में कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर देखते हैं कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल सही है। का नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 1892 के जो अधिनियम है उसके अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। खा नंबर देखते हैं कि प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो क्या हो जाएगा, ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। जो गैर सरकारी सदस्य यानी भारतीय सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए जाते थे, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। ग नंबर देखते हैं कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। देखो, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं दिया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था वो हम अभी आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो का, खा और गा तीनों सही हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, का, खा और गा सही। 123 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ाकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने का प्रयास किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या किया गया था, 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को प्रत्यक्ष आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो इसलिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। खा नंबर देखें, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, यानी खा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग नंबर देखते हैं
कि 1909 के अधिनियम के तहत अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये भी कथन हमारा क्या है, सही है। का, खा, गा तीनों कथन सही हैं। हमने देखा कि अभी 1892 का अधिनियम पढ़ा तो हमने देखा कि वहाँ पर बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब वो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, 1909 के अधिनियम में दिया गया। इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा का, खा, गा तीनों सही, ऑप्शन नंबर 1। का, खा, गा तीनों सही हो जाएंगे। 124 नंबर देखते हैं कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के संबंध में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने अपने एक लेख में लिखा था कि नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल क्या होगा, भीषण होगा। 125 नंबर देखते हैं किस अधिनियम में सर्वप्रथम डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्ट 1919 या 1919 का अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेट या स्वशासन की बात की गई थी। 126 नंबर देखते हैं किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। ये भी उत्तरदायी शासन और डोमिनियन स्टेट दोनों की बात की गई थी एक्ट 1919 अर्थात 1919 के अधिनियम में। 127 नंबर देखते हैं सही कथन का चयन करना है। इसमें भी का नंबर देखते हैं कि 1919 के अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये भी सही है कि 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो का नंबर हमारा सही हो जाएगा। खा नंबर देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। तो ये भी कथन सही है। 1919 के अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा का और खा दोनों सही, ऑप्शन नंबर 1। 128 नंबर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर है कि भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। बिल्कुल सही है। जब साइमन कमीशन आया तो उस साइमन कमीशन का विरोध किया गया भारत में। तो जो उस समय सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, भारत सचिव, उन्होंने कहा कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो ऐसा करिए कि सभी दल मिलकर के एक ऐसा मसौदा तैयार करिए जो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को चुनौती दे सके, है ना। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ऐसा उन्होंने कहा था। खा नंबर देखते हैं कि चुनौती के फलस्वरूप जब चुनौती दी गई तो उस चुनौती के फलस्वरूप क्या किया गया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन कर नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। तो ये भी कथन सही है। उसकी चुनौती के स्वरूप में क्या किया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, का और खा दोनों सही, ऑप्शन नंबर 1। 129 नंबर देखते हैं कि 1935 अधिनियम के तहत स्थापित किए गए संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखो ये 1935 के अंतर्गत स्थापित किए गए संघीय न्यायालय है ना। तो इसके जो मतलब वो थे मुख्य न्यायाधीश वो थे सर मॉरिस गेवियर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 अधिनियम के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे एलिजा एम्पे थे, है ना। और इसमें कुछ चीज़ें और याद रख लो कि जो मुख्य न्यायाधीश ये थे, इनके साथ जो और जज थे 1935 अधिनियम के अंतर्गत जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसके साथ 2 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए थे इसमें, है ना। तो भारतीय जज भी बने थे। वो जज कौन थे, जस्टिस MS सुल्तान और जस्टिस MR जैकब। ये 2 भारतीय सदस्य थे, मतलब भारतीय जज, ये कह सकते कि भारतीय जज थे जो संघीय न्यायालय में क्या बने थे, जज बने थे। 130 नंबर देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। का नंबर है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। बिल्कुल सही, भारत परिषद का अंत कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो का नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना। जो भारत सचिव की सहायता करने के लिए एक भारत परिषद बनी थी उसका अंत कर दिया गया, है ना। खा नंबर देखते हैं कि 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप हुआ। तो ये भी सही है कि 1937 का जो विधानसभा चुनाव हुआ जो 1935 अधिनियम के अंतर्गत हुआ।
ग नंबर देखते हैं कि 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा इस अधिनियम के तहत 2 नए प्रांत भी जोड़े गए। वो प्रांत थे उड़ीसा और सिंध। ये भी सही कथन है हमारा ग नंबर की 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 1935 अधिनियम के तहत 2 प्रांत भी जोड़े गए, उड़ीसा और सिंध। कहने का मतलब है तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 1 का और खा और ग सही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आप कोशिश ये करिएगा कि इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करके देख लें। 3 से 4 बार देखने के बाद आपको लगभग क्वेश्चन रट जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। हर तरह के क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित, वो हमने शामिल किया है इसमें। फिर जब हिस्ट्री वाला सेशन पढ़ेंगे, ये तो अभी पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इसको इसके कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। आपको करना बस यही है, चुपचाप सीरीज को लगा लेना है और सुनते हुए चले जाना है। एक तरफ से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, दोबारा फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए कि इसको लगा दीजिए अपने मोबाइल पर या टैब में या लैपटॉप में, जहाँ भी आप देख रहे हैं, और केवल सुनिए। स्पीड बढ़ा दीजिए भले ही थोड़ा सा, लेकिन उसको सुनिए। 3 से 4 बार अगर आप इसको देख लेते हैं, सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, इसको वीडियो को, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, भारत के संवैधानिक विकास से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी है, कोई क्वेरीज है, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।